हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो अपन आज पढ़ेंगे अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग, रदरफोर्ड परमाणु मॉडल। तो कल हमने पढ़ा था थॉमसन का परमाणु मॉडल। थॉमसन ने क्या बताया? थॉमसन ने अपने परमाणु मॉडल की व्याख्या तरबूज की तरह की, तरबूज की तरह। ठीक है। और थॉमसन की परमाणु मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है। तो अपन आज पढ़ेंगे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। ये इसकी सेकंड स्टेप है। तो रदरफोर्ड ने क्या काम में लिया? रदरफोर्ड ने एक प्रयोग किया। उसने अल्फा कण काम में लिया। उसने अल्फा कणों की एक सोने की पतली पन्नी पर बौछार करवाई, बमबारी करवाई। तो उन्होंने क्या किया? रदरफोर्ड व उनके सहयोगियों, रदरफोर्ड के साथ सहयोगी थे, उन सहयोगियों का नाम क्या था? गाइगर एवं मार्सडन। गाइगर एवं मार्सडन। तो रदरफोर्ड एवं उनके सहयोगियों गाइगर एवं मार्सडन ने एक प्रयोग किया। उन्होंने उस प्रयोग में अल्फा कण, सोने की पतली पन्नी और जेडनस जिंक सल्फाइड का पर्दा काम में लिया। ठीक है। तो अल्फा कण क्या होता है भाई? अल्फा कण ये हीलियम कण होता है। हीलियम अल्फा कण जो होता है वो हीलियम कण होता है। 2He4 जिसका जो द्रव्यमान होता है वो हाइड्रोजन के द्रव्यमान का 4 गुना होता है। और इसका आवेश क्या होता है? हाइड्रोजन के आवेश का 2 गुना, या फिर प्रोटॉन के आवेश का 2 गुना। ठीक है। तो हीलियम कण का जो द्रव्यमान होता है वो हाइड्रोजन या प्रोटॉन के द्रव्यमान का 4 गुना तथा आवेश क्या होता है? 2 गुना होता है। तो ये आपको याद रहना चाहिए। और सोने की पतली पन्नी, देखो श्रवण नाभिक, श्रवण नाभिक आपको पता होता है, पता हो कि सोने का परमाणु क्रमांक कितना होता है? श्रवण का परमाणु क्रमांक, इसका परमाणु क्रमांक 79 होता है, 79। तो 79 पे आता है, 79 पर। और ये आता है, ये 2He4 हीलियम कण कहाँ आता है? ये आता है नंबर 2 पर। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। तो नंबर 2 पे आता है, ये नंबर 79 पे आता है, परमाणु क्रमांक 79। तो इसका द्रव्यमान बहुत अधिक होता है सोने की नाभिक का। और जो अल्फा कण होता है उसका द्रव्यमान बहुत कम होता है। ठीक है। इसलिए इसलिए इसमें सोने की नाभिक काम में ली गई। इसमें स्वर्ण पन्नी इसलिए काम में ली गई ताकि ये जो अगर अल्फा कण इस पर टकराएंगे, अगर अल्फा कण इस पर टकराएंगे ना, तो सोने की नाभिक ये स्थिर रहे। ये स्वर्ण पन्नी जो है, सोने की पतली पन्नी स्थिर रहे, क्योंकि इसका द्रव्यमान बहुत अधिक होता है और इसका द्रव्यमान कम होता है। इसीलिए इसमें स्वर्ण पन्नी काम में ली गई, क्योंकि अगर अल्फा कण इस पर टकराएंगी तो ये स्वर्ण नाभिक के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये अपनी जगह स्थिर रहेगी, अपनी जगह स्थिर रहेगी। तो टकराने से इसमें कोई मतलब गतिशील अवस्था में नहीं आएगी ये। ठीक है। तो अल्फा कण, अल्फा कणों की उसने बम्बाई करवाई, बौछार करवाई। तो कुछ अल्फा कण क्या हो गए? 90 डिग्री से कम कोण पर विक्षेपित हो गए। कुछ कण तो आगे निकल गए, ये इनका इनका प्रकीर्णन हो गया यहाँ पर। तो और कुछ अल्फा कण क्या हो गए? 90 डिग्री से अधिक कोण पर विक्षेपित हो जाते हैं। 90 डिग्री से अधिक कोण पर। तो ये वाले क्या है? 90 डिग्री से अधिक कोण पर विक्षेपित हो गए। और ये वाले 90 डिग्री से कम कोण पर विक्षेपित हो जाते हैं। और फिर आगे जाकर के ये पर्दे पर टकराते हैं। फिर क्या हुआ? उन्होंने देखा कि एक एक अल्फा कण ऐसा था जो पुनः उसी मार्ग पर वापस लौट आता है। इसकी सबसे मेन बात ये थी कि 20,000 अल्फा कणों में से 20,000 अल्फा कणों में से एक कण ऐसा था जो पुनः उसी मार्ग पर वापस लौट आता है, जिस मार्ग पर गया था उसी मार्ग पर वापस लौट आता है। तो ये बहुत ही अच्छी बात थी भाई, ये एक अचंभित बात थी कि ऐसा कैसे हो गया कि 20,000 अल्फा कणों में से एक अल्फा कण है वो पुनः उसी मार्ग पर वापस लौट आ गया। तो उन्होंने बहुत ही अच्छा प्रयोग किया। और मतलब ये जो ये वाला जो अल्फा कण था ये 180 डिग्री कोण पर विक्षेपित हो जाता है। ठीक है। तो ये अल्फा कण स्रोत है, ये लेड प्लेट लगी हुई है, लेड प्लेट पीबी। और ये स्वर्ण पन्नी लगी हुई है और ये जिंक सल्फाइड का पर्दा लगा हुआ है। अब देखो आगे इसका इसका रफ डायग्राम देखेंगे। रफ डायग्राम रदरफोर्ड परमाणु मॉडल का। तो ये मैंने यहाँ पर परमाणु दर्शाया हुआ है। ये जो है ना गोल गोल जो रेड लाइन है वो एक परमाणु है। और परमाणु के अंदर नाभिक होता है। तो नाभिक के बारे में बाद में, इसकी व्याख्या बाद में की गई नाभिक की। अभी नाभिक के बारे में पता नहीं है कि नाभिक है या नहीं यहाँ पर। तो रदरफोर्ड ने अपने परमाणु मॉडल की जो व्याख्या की थी उसमें उन्होंने नाभिक का जिक्र किया था। ठीक है। तो नाभिक की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड व उनके सहयोगियों ने की थी, गाइगर एवं मार्सडन ने।
ठीक है, तो नाभिक के बारे में अभी पता नहीं है कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मतलब कठोर भाग होता है। सीधी सी बात क्या है, यहाँ कठोर भाग होता है। तो नाभिक के बारे में किसने बताया, रदरफोर्ड ने बताया था। तो देखो यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा है कि जो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है, तो कुछ अल्फा कण तो बिल्कुल सीधे निकल गए, कुछ अल्फा कण बिल्कुल सीधे निकल गए। इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है, खोखला होता है, कि अल्फा कण सीधे निकल गए, भाई ये परमाणु है ना, ये नाभिक है। तो नाभिक की खोज तो बाद में हुई थी ना, अभी पता नहीं कि नाभिक है या नहीं, यहाँ पर अभी कुछ पता नहीं है। यहाँ पर क्या है, उन्होंने सिर्फ एक प्रयोग किया था, ठीक है। तो कुछ अल्फा कण बिल्कुल सीधे निकल गए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है, और कुछ अल्फा कण क्या होगी, एक कठोर भाग से टकरा करके, एक कठोर भाग जैसे कि नाभिक होता है यहाँ पर, तो कुछ अल्फा कण 90 डिग्री से कम कोण पर, थीटा लेस देन 90, तो 90 डिग्री से कम कोण पर विक्षेपित हो जाते हैं। और फिर क्या हुआ कि कुछ अल्फा कण 90 डिग्री से अधिक कोण पर, 90 डिग्री से अधिक कोण पर विक्षेपित हो गए, और कुछ अल्फा कण 90 डिग्री से कम कोण पर विक्षेपित हो जाते हैं। और एक अल्फा कण 20,000 अल्फा कणों में से, 20,000 आपतित अल्फा कणों में से एक अल्फा कण ऐसा था जो पुनः उसी मार्ग पर वापस लौट जाता है। और यहीं पर आकर के इस प्रयोग की खासियत है, उन्होंने अचंभित हुआ, उनको अचंभा हुआ कि ऐसा क्यों हो गया कि एक अल्फा गण ऐसा है जो बिल्कुल उसी मार्ग पर वापस लौट गया। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको पता हो कि अल्फा कण क्या होता है, फिर उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि वास्तव में ऐसा क्यों हो गया। तो अल्फा कण क्या होता है, धनावेशित भाग होता है। अल्फा कण क्या होता है, धनावेशित होता है, 2He4। और फिर उन्होंने सोचा कि वापस लौट रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, अगर ये धनावेशित है तो यहाँ पर भी धनावेशित होना चाहिए, क्योंकि भाई देखो प्लस प्लस के मध्य क्या होता है, प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। तो प्लस प्लस के मध्य प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। तो इसका मतलब उन्होंने सोचा कि अगर ये वाला प्लस का है तो ये भी प्लस का होना चाहिए, क्योंकि अल्फा गण उनको पता था कि अल्फा गण प्लस का होता है, और उनको ये वाला पता नहीं था कि यहाँ प्लस है माइनस है। अगर यहाँ माइनस होता, अगर यहाँ माइनस होता और ये प्लस है, तो प्लस माइनस के मध्य क्या होता है, आकर्षण बल कार्य करता, और फिर ये वाला अल्फा गण वापस नहीं लौटता। ये वापस इसीलिए लौटा है क्योंकि यहाँ प्लस है और यहाँ प्लस है, और प्लस प्लस के मध्य क्या होता है, प्रत्याकर्षण बल कार्य करता है, रिपल्सन फोर्स कार्य करता है। इसलिए ये वाला जो अल्फा कण है ये टकरा करके कुछ दूरी पर, टकराता नहीं, बिल्कुल कुछ दूरी पर लौट जाता है, बिल्कुल नहीं टकराता यहाँ से। यहाँ जैसे इसके बिल्कुल पास आएगा, तो जब पास आएगा बिल्कुल, तो यहाँ पर प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा और ये कुछ ही दूरी पर वापस लौट जाएगा ऐसे ऐसे। तो बिल्कुल टकराता नहीं है अल्फा कण, तो कुछ दूरी पर वापस के यहाँ तक आकर के, और टकराता नहीं है, वो बिल्कुल वापस से लौट जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ से निष्कर्ष निकलता है कि परमाणु के अंदर एक कठोर भाग तो होता ही होता है और वो कठोर भाग क्या होता है, धनावेशित भी होता है। तो यहाँ से 3 निष्कर्ष निकल के आ चुके हैं कि जो परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है, खोखला होता है। परमाणु के अंदर एक कठोर भाग होता है जिसका द्रव्यमान बहुत अधिक होता है। दूसरी बात, जो कठोर भाग होता है वो धनावेशित भाग होता है, क्योंकि जो अल्फा कण होता है वो पुनः उसी मार्ग पर लौट रहा है वापस से। तो दोनों के मध्य प्रतिकर्षण बल लगने के कारण, इसका मतलब यहाँ से निष्कर्ष निकलता है कि जो कठोर भाग होता है वो धनावेशित भाग होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, साफ साफ पढ़ सकते हो आप कि रदरफोर्ड एवं उनके सहयोगियों गाइकर एवं मार्सडन ने सोने की पतली पन्नी पर अल्फा कणों की बौछार करवाई, अल्फा कणों की बौछार करवाई। और अल्फा कण क्या होता है, हीलियम परमाणु होता है। क्या होता है, हीलियम परमाणु, जिसका द्रव्यमान हाइड्रोजन के द्रव्यमान का 4 गुना, वह आवेश क्या होता है, दोगुना होता है। प्रयोग में सोने की पन्नी इसलिए प्रयुक्त की गई क्योंकि सौर नाभिक का जो द्रव्यमान होता है वो अल्फा कण नाभिक से बहुत अधिक होता है। इसलिए प्रयोग करते समय सोने की पन्नी स्थिर रहती है ताकि प्रयोग के ऊपर कोई प्रभाव न पड़े। अल्फा कणों का जो प्रकीर्णन देखने के लिए जड़न स्पर्धक काम में लिया जाता है। प्रेक्षण क्या किया उन्होंने, अधिकांश अल्फा कण बिना विक्षेपित हुए सीधे निकल जाते हैं। ये उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया। प्रेक्षण क्या है ना, तो प्रेक्षण उन्होंने देखा कि अधिकांश अल्फा कण बिना विक्षेपित हुए सीधे निकल जाते हैं, और कुछ अल्फा कण 90 डिग्री से कम कोण पर और कुछ अल्फा कण 90 डिग्री से अधिक कोण पर विक्षेपित हो जाते हैं। और लगभग 20,000 आपतित अल्फा कणों में से एक अल्फा कण टक्कर के पश्चात पुनः उसी मार्ग पर वापस लौट जाता है, अर्थात 180 डिग्री कोण पर विक्षेपित हो जाता है। निष्कर्ष देखो, परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है, खोखला होता है, क्योंकि अधिकांश अल्फा कण बिना टकराए सीधे निकल जाते हैं। ये बहुत ही अच्छा निष्कर्ष है कि परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है, खोखला होता है। इस खोखले भाग के बारे में थॉमसन ने नहीं बताया था, थॉमसन ने इसकी व्याख्या नहीं की थी। थॉमसन ने केवल बताया था कि इसके अंदर धनावेश होता है और ऋणावेश भी होता है, सिर्फ इतना बताया था कि खोखले भाग के बारे में व्याख्या थॉमसन ने नहीं की थी।
परमाणु के केंद्र पर एक धनावेशित कठोर भाग होता है। परमाणु के केंद्र पर क्या होता है? एक धनावेशित कठोर भाग होता है, क्योंकि कुछ अल्फा कण टक्कर के पश्चात 90 डिग्री से कम कोण पर और 90 डिग्री से अधिक कोण पर विक्षेपित हो जाते हैं। तो ये वहां पर टक्कर हो रही है, टक्कर होने का मतलब क्या हुआ? वहां पर कोई ना कोई कठोर भाग है। परमाणु के केंद्र पर एक धनावेशित कठोर भाग होता है जिसे नाभिक कहते हैं। नाभिक नाम क्यों दिया? नाभिक नाम किसने दिया? रदरफोर्ड ने दिया, क्योंकि 20,000 अल्फा कणों में से एक अल्फा कण नाभिक के प्रतिकर्षण बल के कारण, नाभिक के प्रतिकर्षण बल के कारण, तो ये लाइन इंपॉर्टेंट इसमें कि नाभिक के प्रतिकर्षण बल के कारण, तो नाभिक के प्रतिकर्षण बल के कारण वह अल्फा कण पुनः उसी मार्ग पर वापस लौट जाता है। ठीक है, और 180 डिग्री कोण पर विक्षेपित हो जाता है। परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान तथा समस्त धनावेश नाभिक पर केंद्रित होता है। नाभिक की त्रिज्या जो होती है लगभग 10⁻⁻15 मीटर की कोटि होती है। ये भी रदरफोर्ड ने बताया था। जो नाभिक की जो त्रिज्या